हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। तो देखिए, उसके लिए हम कुछ जो उसके लिए हमारे लिए रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, और वो एक एक्सटेंडेड बॉडी है, तो उसके मास के साथ साथ उसका मास का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेस में वो भी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो जैसे कि एक हमारे पास रिंग है, अगर तो उस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²। ठीक है, जहां पर जो m है वो है इस रिंग का मास और r जो है वो है रेडियस। ठीक है, इसका जो मास है वो पूरा का पूरा यहाँ पर इसके जो ऐसे ये रिंग, ये बॉडी है, ये इस जगह पर है। ठीक है, इस जगह पर यहां पर कुछ भी मास नहीं है, सारा का सारा मास इसके सरकमफ्रेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, फिर आता है कि इसी ये जो हमारे पास थिन सर्कुलर रिंग है, इसी रिंग में अगर हम डायमेट्रिकली देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। यानी कि देखो, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमेशा हम किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ये देखें कि ये जो हमारे पास रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के लॉन्ग जो एक्सिस हो उसके अबाउट कितना होगा। तो जब हम इस तरीके से फाइंड करते हैं तो इस पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज का, जो हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है। ठीक है, तो देखो, कल मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं हमारे पास, उसमें तो एक सबसे पहला आता है कि कुछ इस तरीके से कि हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप है उनका, और इनके लिए हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इनके वो गिवन है। ठीक है, तो जैसे इसके लिए हमें पता है कि कितना है, mr² है। अब इसी में ऑब्जेक्ट वही है, बट जो एक्सिस है वो चेंज हो गई। एक्सिस क्या हो गई, चेंज हो गई, एक्सिस अब ऐसी हो गई। तो इस एक्सिस को हम लोग कुछ ऐसा देख सकते हैं कि ये एक एक्सिस है और इसी तरीके की एक और एक्सिस हो सकती है जो कि इसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है, और ये वाली जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, इन दोनों के। यानी कि 3 डायमेंशनल में ये हमारे पास एक्सिस बन गई। ठीक, तो मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z एक्सिस है। क्लियर? तो हमें z एक्सिस के अबाउट पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, z एक्सिस के अबाउट पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। अगर हमें x एक्सिस या फिर y एक्सिस के अबाउट पता करना हो कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो उसके लिए हमारे पास ये होता है कि iz जो होता है वो ix प्लस iy होता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है। देखो, यहां पर जो x और y एक्सिस है ये एक प्लेन में है। ये कैसे है, एक प्लेन में है, एक प्लेन में है। इधर x एक्सिस हो गई, इधर y एक्सिस हो गई, और जो z एक्सिस है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर। तो अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट पता है, इस एक्सिस के अबाउट पता है, तो हम इस एक्सिस के अबाउट पता कर सकते हैं। कैसे, ये रिलेशन होता है iz इज इक्वल टू ix प्लस iy। अब इसका हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं कि जैसे हमें ये पता हो, ये पता हो, तो ये पता किया जा सकता है। ठीक है, या फिर हमें ये पता है और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये सिमेट्रिकल हो, जैसे कि ये। ठीक है, इस केस में ix और iy जो होंगे वो बराबर होंगे। ix और iy जो होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस और अबाउट y एक्सिस, ये दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है। क्लियर? सिमेट्रिकल यानी कि आप इस पे इसको कैसे भी किसी भी एक्सिस के अबाउट देखें, इधर प्लेन में ऐसा लगेगा कि हर जगह से ये सेम ही है। आप चाहे एक्स एक्सिस के अबाउट देखिए, यानी कि आप बता नहीं पाएंगे। इस एक्स एक्सिस को आप वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं और इधर एक्स एक्सिस बना सकते हैं। तो ये सिमेट्रिकल है। कहीं पर भी आप एक लाइन ड्रॉ करिए, दोनों तरफ उसके बराबर पोर्शन है। तो इस सिमेट्री की वजह से ये आई एक्स और आई वाई इसके इक्वल होते हैं। तो सिंपली हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि आई जेड इज इक्वल टू इसके लिए। ठीक है, इसके लिए मैं लिख रहा हूं, तो इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग 2ix, यानी कि अगर हमें आई एक्स फाइंड करना है तो वो हो जाएगा आई जेड बाई 2। यानी कि यहां पर जो
आई एक्स निकल कर आएगा, वो कितना हो जाएगा, वो बन जाएगा हमारा आई एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, जो कि यहां पर अगला वाला निकल कर आया है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये हमारे पास दूसरा टूल होता है। फिर एक और आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में यह है कि मान लीजिए कि अब जैसे ये अरेंजमेंट है, हमें इस एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ मास से इसके पास हो रही है, ये हमें पता है कि इसके अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है एम आर स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर है, ये हमें पता है। अब अगर इसी एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस हम ड्रॉ करें और जो कि इसके इस पॉइंट से टच होकर जा रही है, ठीक है, इसके पेरीफेरी पे एक पॉइंट है, वहां से ऐसे टच होकर जा रही है एक्सिस, फिर हमें बताना है इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, तो इस वाली जो हमारी एक्सिस है, इस मान लीजिए इसका नाम हम कुछ दे दें कि आई ही लेकर चलिए। तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट बताना है तो ये निकल कर आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच की डिस्टेंस अगर मान लीजिए डी है, कितनी है, डी, तो ये हो जाएगा ये वाला जो मास है इस रिंग का मास डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाती है हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसके बाद फिर हमारे पास होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें क्या पता चलता है कि अभी देखिए, अभी तक हमारे पास क्या था, हमारे पास एक सिंगल बॉडी थी और उस बॉडी में ही हमने मान लीजिए एक एक्सिस के अबाउट हमें पता है, तो बाकी एक्सिस या एक नई एक्सिस जो कि पैरेलल हो उसके इसके अबाउट हम लोग फाइंड कर रहे थे बाय द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, बट अगर हमारे पास अब कुछ ऐसा आ जाए कि ये रिंग एक ना होकर दो हो जाए यहां पर, ठीक है, एक रिंग ना होकर दो हो जाए और दो कैसी हो आपस में यहां पर टच हो ऐसे, फिर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना हो इस एक्सिस के अबाउट अगर, तो देखो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहेगा कि अगर इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, मान लीजिए इसको नाम दे दिया एक्स एक्स प्राइम, इसके अबाउट हमें बताना है, तो इस वाली जो ये हमारे पास एक डिस्क है या रिंग, मान लीजिए रिंग है ये, तो इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा, हमें अगर वो पता है तो हम क्या करेंगे, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करेंगे। कैसे हम निकालेंगे, देखो ये वाली एक्सिस के कैसी है, पैरेलल है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका हमें पता है इस रिंग का कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है, अगर रेडियस आर है तो कितना होता है एम आर स्क्वायर, तो ये लिख दिया। अब इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर ये भी आर है रेडियस, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी ये आर और ये आर मिलके 2r हो जाएंगे, यानी कि जो d की वैल्यू है वो कितनी है, 2r है, यानी कि दो एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2r है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो इस वाली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो होगा वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस एम टू आर होल स्क्वायर, यानी कि बन जाएगा ये एम आर स्क्वायर प्लस 4m आर स्क्वायर, यानी कि 5m आर स्क्वायर, इतना बन जाएगा। ये किसका बना, ये बना सिर्फ इस वाली रिंग का अबाउट एक्स एक्स प्राइम, और इस वाली रिंग का तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही है कि एम आर स्क्वायर होता है। तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि दोनों के जो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये वाले और ये वाले सम अप हो जाएंगे। ठीक है, यानी एक एक्सिस के अबाउट हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनको सम अप कर सकते हैं। तो 5m आर स्क्वायर प्लस m आर स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा 6m आर स्क्वायर। समझ गए? तो इस तरीके से ही हमारे जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चार चीजों के बारे में अपने दिमाग में बैठाना है और इसी से ही सोचना है कि कैसे हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले तो ये चीजें फिक्स्ड हैं
उसके बाद हमारे पास टूल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक ही ऑब्जेक्ट की अगर अंदर बात हो रही है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इतना हमें पता है, तो इसके इस एक्सिस के अबाउट बताओ या इस एक्सिस के अबाउट बताओ, तो हम इन दोनों का यूज करके निकाल लेंगे। और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, तो हम फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करेंगे और साथ में इनका भी यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं कि किसका क्या होता है एक बार फटाफट। इसको हम पहले भी रिवाइज करा चुके हैं, बट आज फिर से इसको रिवाइज करा रहे हैं। जैसे कि ये हमारा एक रॉड होता है, तो रॉड का, अगर ये रॉड है तो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और इस रॉड की लेंथ अगर एल है तो होता है ml² / 12। ठीक है, और अगर हमारे पास एक डिस्क है और डिस्क का इसके सेंटर के अबाउट जो एक्सिस है उस पे इसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। एक सर्कुलर डिस्क का उसके डायमीटर के अलॉन्ग mr² / 4। देखिए यहां से यहां तक वही निकल कर आया कि mr² / 2 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारा mr² / 4 बन गया। क्लियर। फिर यहां पर क्या आ गया कि ये है एक सिलेंडर, ये सिलेंडर की एक्सिस, तो ये हो गया mr²। और ये फिर यहां पर एक सॉलिड सिलेंडर है, और ये कैसा था, हॉलो सिलेंडर, इसका हो गया mr²। ये एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, इसका हो गया mr² / 2। और ये एक सॉलिड स्फीयर है, तो इसका हो गया 2mr² / 5। क्लियर। किस एक्सिस के अबाउट है, सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस है उसके अबाउट है। ठीक है, और ये इसके इस एक्सिस के अबाउट है। तो इस तरीके से हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं। तो ठीक है, अब इसी का यूज होगा हमारे आगे क्वेश्चंस पे, तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, अ सॉलिड स्फीयर इज इन रोलिंग मोशन, इज इन रोलिंग मोशन। तो इन रोलिंग मोशन अ बॉडी possesses translational kinetic energy as well as rotational kinetic energy simultaneously. The ratio kT और kT plus r for the sphere is, देखिए अब यहां पर हमसे क्या कहा गया कि एक सॉलिड स्फीयर है, वो सॉलिड स्फीयर क्या कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है। रोलिंग मोशन में क्या होता है, अगर रोलिंग मोशन को हम लोग याद करें तो मान लीजिए यहां पर एक सिलेंडर रखा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर, और वो सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा है। तो रोलिंग मोशन में ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये इस तरीके से मूव करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, ये इस तरीके से भी कर सकता है कि अगर एक फ्लैट सरफेस पे रखा हो, और उस केस पे भी ये आगे ऐसे रोटेट करता हुआ जा रहा है आगे, और साथ में आगे भी बढ़ रहा है। एक तो इस पे ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है और एक इस पे एंगुलर वेलोसिटी है। तो दोनों वेलोसिटी इस पे मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से इसके पास दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी होती है, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो रोलिंग मोशन ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि आप क्या करें, साइकिल चलाते हैं जब, तो साइकिल चलाने में जो उसके पहिया हैं उसमें क्या होता है, जो वो हमारे व्हील्स हैं वो रोटेट भी कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन भी कर रहे हैं, और साथ में उनमें एक ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है। वो पहिया आगे भी तो बढ़ते हैं, वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, और साथ में रोड में जब साइकिल चलती है तो ये पहिया आगे भी तो बढ़ता है। यानी कि इस पे एक लीनियर वेलोसिटी और एक एंगुलर वेलोसिटी, दोनों तरीके की वेलोसिटी मौजूद है। तो इसी तरीके से यहां पर क्या उन्होंने बोला, एक सॉलिड स्फीयर की बात करी जो कि क्या कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है। तो सॉलिड स्फीयर है, मान लीजिए कि इसका जो रेडियस है वो है r, तो एक सॉलिड स्फीयर, और उस सॉलिड स्फीयर में हमारा इसका जो रेडियस है वो क्या है, r है। ठीक है, तो इसका जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड स्फीयर का, वो कितना होता है, वो होता है 2/5 mr²। अभी देख कर आए हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये है किसके अबाउट, इस सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट है। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया हमारा 2/5 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आगे यूज होगा अभी। उसके बाद फिर हमें क्या निकालना है, kT डिवाइडेड बाई kT प्लस kr। ठीक है, तो हमारा जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, वो होता है 12 mv²। और जो हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है उसका एक्सप्रेशन होता है 12 I
ओमेगा स्क्वायर। तो अब अगर हमें रेशियो फाइंड करना है तो बाकी जो चीजें होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए हमारी, जो इसके टर्म्स होने चाहिए। देखिए यहां पर किसी भी तरीके से जो हमारे ये आई ओमेगा एम या वी है वो यहां पर मौजूद नहीं है। यहां पर सिंपल एक हमें रेशियो मिल रहा है, एक नंबर्स के फॉर्म पे रेशियो मिल रहा है। तो अगर नंबर्स के फॉर्म पे रेशियो मिल रहा है यानी कि यहां पर जो एम वी या आई ओमेगा है इनको अपने इस तरीके के फॉर्म पे कन्वर्ट करना होगा ताकि ये आपस में सॉल्व हो जाए, कट जाए फिर। ठीक है, तो उसके लिए हमें रिलेशंस पता होना चाहिए कि आई का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, या ओमेगा वी से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी से कैसे रिलेटेड है। ये सब जब हमें पता होता है तो वर्क करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन तो ये है, और रोटेशनल का क्या है, ये हमारा हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जिसको कि हम लिख सकते हैं यहां पर हाफ आई कितना है इस स्फीयर के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर, और ये जो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, या जो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर, इतना होता है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है हमारा। तो अगर ओमेगा की जगह पर लिखना चाहे तो ओमेगा हमारा हो जाए, ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना। यानी कि ओमेगा स्क्वायर की जगह पर अगर हम रखें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये बन गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बनी। और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हमारी, हाफ एम वी स्क्वायर। इस पे भी यहाँ पर अगर कैपिटल एम मान रहे हैं अभी तक तो इसको भी हम कैपिटल एम मान लिया। तो यहाँ पर नीचे आप ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/5 एम वी स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा इस जगह पर ऊपर हाफ एम वी, ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और नीचे जो बनेगा इस जगह पर इसको समअप करेंगे जब हम लोग तो ये बन जाएगा 7/10 एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, एम वी स्क्वायर से एम वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और बचेगा कितना हम लोग के पास, ये बन जाएगा 5/7। ठीक है, कितना बच जाएगा 5/7, यानी कि जो हमारा आंसर हो गया वो बी नंबर हो गया। क्लियर, बात समझ पे आई। तो इस तरीके से हम लोग ने इसके रेशियो को फाइंड कर लिया, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए समझाया मैंने, इस वजह से टाइम लगा, बट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सीधे हमें पता होगा कि काइनेटिक जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हमारा वो ये है। इसको ऐसे कर देंगे, ये आई है, आई ओमेगा स्क्वायर, आई का एक्सप्रेशन पता हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, बस इस पे फिर इसको पुट करेंगे, ये निकल कर आ जाएगा, इन इसका और इसका रेशियो ले लेंगे और आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है क्या क्या चीजें उस पर यूज हो रही हैं, क्या कैसे, इस वजह से टाइम लगा, बट जब आप उसको सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 ऑब्जेक्ट्स, अ सॉलिड स्फीयर, अ थिन सर्कुलर डिस्क, अ सर्कुलर रिंग। 3 ऑब्जेक्ट हैं ए, बी और सी। पहला ऑब्जेक्ट क्या है, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर। उसके बाद थिन सर्कुलर डिस्क, थिन सर्कुलर डिस्क, थिन सर्कुलर डिस्क बोला है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर एक सर्कुलर रिंग, ये डिस्क है और ये रिंग है। ईच हैव द सेम मास m, इन सब का जो मास है वो m है। इस सॉलिड स्फीयर का जो मास है वो m है, इसका जो मास है वो m है, इसका जो मास है वो m है। ठीक है, फिर और रेडियस r, इन सब की जो रेडियस है वो कितनी है, सेम है, r है। ठीक है, तो इसकी रेडियस बना दी r, इसकी रेडियस r और इसकी भी रेडियस r। दे ऑल स्पिन
विद द सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये सब के सब सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं अबाउट देयर ओन सिमेट्री एक्सिस, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट, ये वाली जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं, ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर? फिर द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम रेस्ट वुड सेटिस्फाई द रिलेशन, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा हमें किस पे वर्क करना पड़ेगा इनको रोकने के लिए। तो आप एक बात याद करिए, कभी आपने अपने दोस्तों के साथ खेला हो और जो आपका दोस्त है वो बहुत तेजी के साथ गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, और आपने ऐसे ही खेल खेल में उसको रोकने की कोशिश करी हो, तो अगर वो आपका जो फ्रेंड है वो कैसा होता कि मतलब ऐसा बल्कि शरीर का होता, तो उसको रोकना थोड़ा मुश्किल होता। और वही सेम वेट का अगर आपका फ्रेंड, सेम मास का फ्रेंड, वो क्या करता, वो अगर रोटेट कर रहा होता, दूसरा कोई फ्रेंड है बट पहले वाले फ्रेंड की तरह ही उसका मास है, बट वो बल्कि नहीं है, वो उसका जो शरीर है वो कैसा है, देखने में पतला है, ठीक है, तो उसको रोकना आसान हो जाता है, अगर आपने कभी फील किया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफरेंट है, मास तो सेम है दोनों का जो मास है वो सेम है, बट दोनों के मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन अलग होने की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बढ़ जाता है। जितना मास एक्सिस से दूर होता है उतना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इसी वजह से जो फ्लाई व्हील वगैरह होते हैं उनका शेप इस तरीके का बना होता है कि इस तरफ से अगर मतलब उसको दिखाऊं मैं तो वो कुछ ऐसे बने होते हैं फ्लाई व्हील्स, ठीक है, उस पे शेप कुछ ऐसे देखने को मिलता है, जैसे सर्कुलर होते हैं इधर ऐसे, ठीक है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो ये बता रहा है कि ये ऐसे, ठीक है। फ्लाई व्हील्स जो होते हैं वो बीच में पतले होते हैं और बाहर तरफ मोटे होते हैं, ठीक, बाहर तरफ मोटे होते हैं। तो यानी कि ये क्या कर रहे होते हैं, ये जो मास है वो बाहर तरफ ज्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से इसका इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, ठीक है। कभी आपने वो जो जनरेटर होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं, डीजल इंजन के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उसमें एक व्हील लगा होता है, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह किसी मतलब ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है, एज अ पावर बैकअप इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज किए जाते हैं। तो उस पर आपने गौर किया होगा, या कोई भी जैसे पंपिंग सेट होते हैं, वाटर पंपिंग सेट होते हैं, उस पर भी इंजन लगा होता है, उसमें भी फ्लाई व्हील्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उनका जो शेप होता है ऐसा होता है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का कि ज्यादा से ज्यादा मास उसका आउटर रीजन पर रहे, जिसकी वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो, ठीक है। तो फ्लाई व्हील डिजाइन ऐसे किया जाता है ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो, जिसकी वजह से उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, हाँ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से जो वो चेंज है किसी भी तरीके का उसके रोटेशनल स्टेट में, वो उसको आसानी से रजिस्ट कर पाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि लीनियर मोशन में मास होता है जो कि इनर्शिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी कि अगर हमें इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए तो हम बता सकते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा उसकी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, या हम कह सकते हैं कि उसको उतना रोकना मुश्किल होगा, ठीक है। तो देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इन यहां पर इन्होंने दे दिया कि जो इनका ओमेगा है सबका कैसा है, सेम है, सबका ओमेगा कैसा है, सेम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बात आ जाती है, तो मान लीजिए कि मैंने डब्ल्यू ए लिख दिया, ये क्या हो गया, मोमेंट यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए और ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से डब्ल्यू बी ये हो गया हाफ आई बी ओमेगा स्क्वायर, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। देखो पहला वाला क्या है, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, तो जो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। देखिए यहां पर जो मास है और रेडियस है सबका सेम है, ओमेगा भी सबका सेम है, ठीक है।
तो इस एक्सप्रेशन पर जब इसको रखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा हाफ 2/5 एम आर स्क्वायर, यानी कि सिंपली अगर हम लोग देखें इनका रेशियो अगर लें, ठीक है, तो इनका रेशियो जब लेंगे हम लोग तो हमें पता चल जाएगा कि किस पे सबसे ज्यादा वर्क हमें करना पड़ेगा। डायरेक्ट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख के भी हम लोग बता सकते हैं। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वो ज्यादा होगी, तो इस वजह से हमें वर्क डन भी ज्यादा करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। सिंपल सी बात है, जो जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी तो एक्सटर्नल एनर्जी उसको रोकने के लिए ज्यादा लगेगी। ठीक है, जैसे कि जब आग बहुत बड़ी होती है तो उसको बुझाने के लिए भी ज्यादा पानी डालना होता है, तो उसी तरीके से यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आग है, उसको बुझाने के लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा उसको एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड होगा रोकने के लिए। फिर आगे यहाँ पर हाफ, यहाँ पर आई बी जो है वो किसका है, ये कैसी थी हमारी, एक थिन सर्कुलर डिस्क थी, तो थिन सर्कुलर डिस्क के लिए होता है mr²/2, और उसके बाद ये ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाता है ये हाफ, और आईसी क्या है mr² और ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए अगर जब इनका रेशियो लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, mr² 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 कैंसिल हो जाएगा। तो WA WB और WC जो यहां पर बचेगा वो हो जाएगा 2/5 रेशियो 1/2 रेशियो 1। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप देखिए, यहां पर ये जो हिस्सा है ये 1 है, ये 1/2 है, यानी कि 1 से ये आधा है, और ये 2/5 है, ये क्या है 2/5 है। ठीक है, और इन दोनों को अगर कंपैरिजन करना है आपको तो देखिए ये 2/5 इससे भी छोटा है। ठीक है, आपको यहां पर बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। याद करिए जो ये फ्रैक्शंस होते थे उनको कंपेयर करने के लिए क्या किया जाता था, 2 2 4 5 1 5। ठीक है, यानी कि ये वाला बड़ा हो गया, बस सिंपल यही लगा देना यहां पर। तो इसको कंपेयर किया, ये तो एक है ये आधा है, और फिर इनको कंपेयर किया तो पता चला ये बड़ा है इससे, यानी कि सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा हमें सी वाले को रोकने के लिए, उसके बाद हमें वर्क करना पड़ेगा बी पर, और उससे कम वर्क करना पड़ेगा ए पर। यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला WC पे सबसे ज्यादा, फिर उससे कम बी पे, फिर उससे कम ए पे। तो देखिए जो मैं बात कर रहा था मास के डिस्ट्रीब्यूशन की, कि मास जितना एक्सिस से दूर होता है सेम मास, उतना ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, उसको रोकना उतना डिफिकल्ट होता है। तो यहां पर देखिए ये जो ये है ये वाला, ठीक है, ये वाला इस जगह पर, यहां पर ये क्या है, एक रिंग है, रिंग में इस जगह पर कोई मास नहीं है, सारा का सारा मास एकदम बाहर लाई कर रहा है, जबकि ये जो डिस्क है इसका मास क्या है, इस जगह पर कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखिए एक्सिस के पास भी यहां पर मास मौजूद है। और इसी तरीके से जो यहां पर एक स्फेयर है, स्फेयर पे मास जो है, अभी देखिए जितना m मास था वो सिर्फ एक ऐसा फ्लैट रीजन पे रखा था, ये m मास और नजदीक आ सकता है इस एक्सिस के, अगर यहां पर जो मास रखा है उसको एक एज अ स्फेयर यहां पर बना दे, हाँ या ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, इसका और घट गया था, और इसका सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इसका, इस वजह से हमारा ये चीज निकल कर आ गई। तो आपको इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन बताया है। आपके आगे जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या दिखेगा कि सबका मास सेम है, रेडियस सेम है, और ओमेगा सेम है, तो हमें कैलकुलेट करना होगा ये। तो आप अपने दिमाग में लिखेंगे कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है सबके लिए, तो ओमेगा स्क्वायर सबके लिए सेम, ये हाफ वाला टर्म सब सेम, तो आप इन सबको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ लिखेंगे IA IB और IC। यहां पर जो IB इसको लिख देंगे 2/5 mr²। अब mr² लिखना हो चाहे मत लिखिए, क्यों, क्योंकि mr² तो सब में सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/5 ये हो गया, 1/2 हो गया, और ये 1 हो गया।
ठीक है, तो 2 लाइन में हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, इतनी लंबा कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे, उसको बताने के लिए मैंने इतना आपको बताया ताकि इस पे गलती आपसे ना हो। ठीक है, तो देखिए जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो हमें कम समय में उसको सॉल्व करना होता है, बट उसके पीछे चल क्या रहा है जब हम एक्चुअल में क्वेश्चन घर में सॉल्व कर रहे होते हैं तो पूरा उसको एक एक एनालाइज करके करना होता है। इसी वजह से जब मान लीजिए इसी तरीके का कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप एनालिसिस करके रखे हुए हैं उस क्वेश्चन की कि उसको करना कैसे, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, तो बस आप बीच बीच के स्टेप छोड़ेंगे और ये आंसर आपका निकलकर तुरंत आ जाएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो यही ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स भी ऐसे बनते हैं, ट्रिक्स कहीं और से नहीं आ जाती हैं। ट्रिक्स क्या होते हैं, ट्रिक्स में सिंपली ये है कि बीच के कुछ स्टेप्स गैप कर दिए जाते हैं। यानी कि मैं इसके ट्रिक आपको बना के बता सकता हूं कि जब आपके पास इस तरीके का आए और सब कुछ सेम हो तो आपको WA ये सब कुछ नहीं निकालना, आपको सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में उसके जो नंबर्स हैं उनके सामने वाले नंबर्स को लिख देना है। पर ये तो ट्रिक हो गई, आप के सामने जब यही क्वेश्चन आएगा तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। बट अगर आपको पता है कि ट्रिक बनती कैसे है तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आप अपने खुद के लिए बना सकते हो। तो ट्रिक सिंपल सी ऐसी होती है किसी भी चीज के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसा होता है। ठीक है, बट जब आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो बीच बीच के कौन कौन से स्टेप आपको छोड़ने हैं वो आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। ठीक है, वरना हर एक क्वेश्चन के लिए अपनी अलग ट्रिक अगर हो गई तो फिर मतलब क्या रह गया, कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उसका फिर मतलब क्या हो गया। ठीक है, तो ट्रिक से ज्यादा आप इस बात पे फोकस करिए कि हम क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस किस स्टेप को छोड़ के, और वो स्टेप क्यों छोड़ा जाएगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है। इस तरीके से जब आप स्टडी करेंगे अपने घर में तब जाके आपको समझ पे आएगा। घर से मतलब मेरा यह है कि एग्जामिनेशन सेंटर के पहले जो भी है वो सब आपका घर है, चाहे वो कोचिंग हो, स्कूल हो, आपका घर हो, कुछ भी हो। ठीक है, बात समझ पे आई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, उसको समझना होता है। क्लियर? तो अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज के लिए इतना काफी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।